फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैप्टर 2 में। जिस सीरीज़ को हमने कल शुरू किया था, आईपीसी, इंडिया पाकिस्तान चाइना। आज बात करते हैं उसके चैप्टर 2 पर। जैसा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्ली 90s में जो हमारा बचपन था, मैंने आपको कहा था कि उस समय पाकिस्तान जो है बहुत नहीं बट एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू टुडे सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। आज तो मतलब भिखारी हो गया है पाकिस्तान, नंगा भूख का मुल्क बन चुका है। तो अर्ली 90s में, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग ही ये बात मानते थे, सब लोग, कि इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी जो है वो पाकिस्तान है एंड नॉट चाइना। मतलब चाइना की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते थे हम कभी। हमारी सोच में भी नहीं था कि यार कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना कभी हो सकता है। हम यही सोचा करते थे कि हमारा जो ऑल टाइम एनिमी जो है इट इज़ पाकिस्तान। उस समय ये बात सही है कि देखा जाए तो पाकिस्तान थोड़ा ताकतवर था। अगर हम आज के पाकिस्तान से कंपेयर करें उस ज़माने के पाकिस्तान को, तो यस, वो ताकतवर था। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो था वो था अमेरिका। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947 से, हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनाए कि दे मूव्ड टूवर्ड्स वेस्ट, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, उस तरफ पाकिस्तान चला गया। इंडिया का ये था कि इंडिया ने उस समय चुना यूएसएसआर को, जो आज का रशिया है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। दुनिया में पहले दो ही सुपर पावर थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, और दोनों के बीच में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था। और पूरी दुनिया जो है वो दो गुट में बटी हुई थी। आधी दुनिया अमेरिका की साइड थी, आधी दुनिया यूएसएसआर की साइड थी। हुआ ये कि हमने ताल्लुक़ अपने जो है यूएसएसआर से ज़्यादा अच्छे बनाए। हाँ, ये है कि इंडिया हमेशा ही एक न्यूट्रल मुल्क रहा है, ना तो ज़्यादा झुकाव यूएसएसआर की तरफ, ना ही अमेरिका की तरफ, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो शुरू से इस तरह की रही है। शुरू से बिल्कुल आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रही है, किसी का कोई दबाव इंडिया ने झेला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो झुकाव था थोड़ा यूएसएसआर की तरफ था। इस कारण से पाकिस्तान को जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट शुरू से रहा है। तो ये कारण था, जिस कारण मैंने आपको कहा कि उस ज़माने में, अर्ली 90s में, इवन लेट 90s में, 2000 तक पाकिस्तान वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, लेकिन अपने दम पे नहीं, वो दम दूसरों का था। पाकिस्तान को अमेरिका बैकिंग करता था, इसलिए जो है वो उचकता था। दूसरा, 80s 90s में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का इन्वेड करना चालू किया, मतलब इन्वेशन ऑफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नॉट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जब शुरू किया, तो अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए अमेरिका को एक रास्ता चाहिए था। अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, उसके आजू बाजू समुद्र नहीं है। तो अमेरिका के पास दो रास्ते थे, इधर थ्रू ईरान और थ्रू पाकिस्तान। तो ईरान के थ्रू
अमेरिका जा नहीं सकता था। उसके लफड़े ईरान के साथ पहले से अलग चल रहे थे और काफ़ी उनने कहना चाहिए कि सैंक्शंस बहुत सारे ठोक के रखा था ईरान के ऊपर, जो आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है। तो इसलिए ईरान से तो वो रास्ता मांग नहीं सकता था। रास्ता उसने किससे मांगा? पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान उसको रास्ता देने को मान गया, उसने रास्ता दिया। इसके बदले पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया डॉलर्स, भर भर के डॉलर्स लिया। यू वोंट बिलीव, कंटेनर भर भर के डॉलर पाकिस्तान आया करते थे और उन डॉलर्स के दम पे पाकिस्तान नाचता था। हथियार बनाना, सेना को स्ट्रेंथन करना। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक है, वो डॉलर्स के भरोसे चला करती थी। और यही मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो आज की कंडीशन है, इसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिकन डॉलर्स का है। वो क्यों है? फ्री के पैसे मिल रहे थे पाकिस्तान को, सपोर्ट था। यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को कुछ एक वहाँ पे होता है स्पेशल कैटेगरी, जिसमें कि अगर यूरोपियन यूनियन आपकी कंट्री से कुछ चीज़ इंपोर्ट करती है तो उसके ऊपर टैक्स फ्री कर देती है। तो वो भी पाकिस्तान को था, दिया हुआ था यूरोपियन यूनियन ने। तो पाकिस्तान धड़ल्ले से वहाँ पे व्यापार करता था, वहाँ से भी पैसा कमाता था। अमेरिका से भी डॉलर्स भर भर के आते थे और उन्हीं डॉलर के दम पे इंडिया में जो है आतंकवाद फुल फैलाया हुआ था पाकिस्तान ने। कभी भी अटैक कर देता था। 4 वॉर आपको पता है ऑलरेडी हो चुके हैं। और उसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां तो अनगिनत है जो पाकिस्तान ने किया है। 26/11 जो मुंबई के ताज होटल में अटैक हुआ था, वो भी पाकिस्तान मेन था उसमें। संसद भवन पे अटैक हुआ, उरी हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट। तो ये सब पाकिस्तान की आदत है, ये शुरू से चल रही थी। अभी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है, एक अग्रेसिव गवर्नमेंट है। स्टेबल तो है ही, स्टेबल के साथ में हमारे यहाँ पे एक बहुत अग्रेसिव गवर्नमेंट है कि बेटा तुम मारने की बात तो दूर है, मारने का सोच के देखो, हम तुमको जड़ के आ जाएंगे। अब पॉलिसी इंडिया की चेंज हो चुकी है। जो गांधीवाद था वो गांधीवाद अब ख़त्म हो गया। अब भगत सिंह वाद चल रहा है कि मारने की बात दूर है, तुम मारने की सोचो, हम आके तुमको फोड़ के चल जाएंगे। जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के उनके ट्रेनिंग कैंप, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप जो ख़त्म करके आई है, ये उसका जीता जागता सबूत है। तो चलिए ये बाद में बात करेंगे। तो उस समय जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान को अमेरिका से डॉलर्स जो है भर भर के मिला करते थे। उनकी इकोनॉमी में पैसा बहुत आता था। इस दम पे पाकिस्तान बहुत उचकता था। और यही एक रीज़न था जिसके कारण जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इंडिया की हालत जो है 90s में, मिड 90s में, अर्ली 90s में उतनी अच्छी थी नहीं। एक समय ऐसा भी आया था कि जब मैं बात कर रहा हूँ शायद 1992, 1992, 93 की, जब इकोनॉमी हमारी इंडिया की बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी। हमारे पास जो क्या कहते हैं विदेशी डॉलर्स थे, बहुत ही कम बचे थे। शायद 1 हफ्ता या 10 दिन देश चलाने लायक ही हम बचे हुए थे। और वो एक बार था जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी और बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई थी कि यार अब ख़त्म हो जाएंगे। और उस समय रशिया, यूएसएसआर भी हमारा
हमारी मदद कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यूएसएसआर खुद 1991 में टूट चुका था, और ख़ुद वो टूट के शायद आई थिंक 13 कंट्रीज़ बनी है यूएसएसआर से अलग होके। तो यूएसएसआर की हालत ख़राब थी उस समय। कोल्ड वॉर जो अमेरिका और यूएसएसआर का चल रहा था 91 में ख़त्म हुआ, और 91 में रशिया जो है वो 13 अलग अलग कंट्रीज़ में उसका विभाजन हो गया, टूट गया वो। 92 में इंडिया की हालत ऐसी हो गई। खैर, हमारे पॉलिटिशियंस, और सबसे बड़ी चीज़ उस समय अपोजिशन में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने सरकार का पूरा साथ दिया और इंडिया वापस अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तकरीबन जहाँ तक फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इंडिया का जो सरकारी सोना है 540 टन लगभग, वो दूसरे देश के पास हमने गिरवी रखा और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। अब वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा ही अमेरिका के डॉलर्स के दम पे जो उसे भीख में मिला करते थे उस पे उछला करता था। इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री नाम की चीज़ नहीं है। आज आप देखते होंगे हर दिन हर हफ्ते आपको पता चलता होगा कि हमने इतने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर दिया, हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, हमने रूस को एक्सपोर्ट किया, चाइना को एक्सपोर्ट किया। दुनिया के हर एक देश में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो कोई कुछ और हो, जो भी हम बनाते और एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुछ नहीं बनता, वो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। दे हैव गॉट नथिंग। अगर आप कभी किसी पाकिस्तानी से मिले, उससे बात करें, तो वो आपको एक बात जरूर बोलेगा कि फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज़ होती है वो पाकिस्तान से बन के जाती है। दैट्स इट। यार कितनी फुटबॉल बेच लोगे यार तुम, मतलब फुटबॉल बेच के देश थोड़ी बचाओगे यार। फुटबॉल कितने की आती है? आप यहाँ इंडिया में अगर हम ख़रीदने जाएं तो मेरे ख्याल से 199 रुपये में आपको एक बहुत अच्छी कॉस्को की फ़ुटबॉल मिल जाती है। मैंने कभी परचेज़ नहीं किया, मैंने फ़ुटबॉल कभी खेला नहीं हूँ। फुटबॉल ऐसा गेम नहीं है जिसे मैंने कभी खेला हूँ या पसंद किया हूँ। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, जो हम लोग मॉल्स में घूमने जाते हैं वहाँ पे बॉल्स पड़ी रहती है, और बास्केटबॉल आ जाती है 199 रुपये में, तो फुटबॉल तो आ ही जाती होगी, क्योंकि बास्केटबॉल मेरे पास है, मैंने ख़रीदा हूँ 199 रुपये में, वो भी कॉस्को की। तो कितनी फुटबॉलें बेच लोगे भाई, कितनी फुटबॉल एक्सपोर्ट करोगे? फुटबॉल के दम पे क्या देश की इकोनॉमी संभल जाएगी? देखो, अमेरिका से भीख लेके इन्होंने मुल्क चलाए। सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान को बोलता है कि यार ये हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई मानता है। वो भी काफ़ी मदद किया करता था पाकिस्तान की, अब नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा वहाँ पे भी इमरान खान के कारण थोड़ा सा इनके ताल्लुकात जो है डामाडोल हो चुके हैं। नाइन्टीज़ के बाद मैं ये कहूँगा 1999 कारगिल वॉर की आपको फिर से एक बार बात बताता हूँ मैं, कि पाकिस्तानी सेना घुस गई थी इंडिया के पोस्ट पे, और हमारी सेना को कुछ नहीं पता था। कश्मीर के लोकल्स, किसी ने देखा कि यार वहाँ पाकिस्तानी सेना घुसी पड़ी है, उन्होंने आके यहाँ बताए हमारी सेना को कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेना बैठी हुई है। फिर यहाँ से जो भी है प्लानिंग हुई, हमारे ट्रूप्स गए, हमारी फ़ौज गई, लड़ाई झगड़ा हुआ,
कुत्ते के जैसे पाकिस्तानियों को मार के हमने भगा दिया। हमारे कुछ जवान वहाँ पे भी शहीद हुए थे, 500 से 600 के बीच में, लेकिन पाकिस्तान के 2000 से ज़्यादा आर्मी पर्सन जो है वो ख़त्म हो गए थे। हमारी सेना ने ख़त्म कर दी, उनको मार दिया। उस समय जब हमने अमेरिका से कहा कि आपका जो ये है सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, वो आप हमें यूज़ करने के लिए दीजिए ताकि हम पता कर सके यार एग्जैक्ट लोकेशन जो पाकिस्तानी सेना घुसी हुई है उनकी क्या है, कहाँ कहाँ पे हैं, बंकर में कितने आदमी हैं, क्या है, हमें किस तरफ हमला करना है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते। उस समय हमारे पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने पाकिस्तानियों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। सेना गई, सेना का काम ही है भाई, गया खत्म, भाग गए पाकिस्तानी। अब जब इंडिया अपनी ही ज़मीन पे लड़ रहा है घुसपैठियों के अगेंस्ट, अब सेना घुसी है पाकिस्तान की तो घुसपैठी हुआ है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन आता है हमारे प्रधानमंत्री को, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि आप जो है युद्ध रोक दीजिए, वरना कल पाकिस्तान जो है आपके ऊपर मिसाइल मारने वाला है। यस, ये सही है। हमारे प्रधानमंत्री का जो जवाब था, किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति को, सीधा जवाब था कि मैं मान चुका हूं कि आधा हिंदुस्तान ख़त्म हो चुका है, मैं ये मान चुका हूं, लेकिन आप मेरी एक बात लिख के रख लीजिए कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ये हकीकत है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमेशा न्यूट्रल रहे, एक हमारी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रही है। हमने अमेरिका को भी हड़काया, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान दब के रहा है, कभी भी किसी से दबा नहीं है, ना रशिया से, ना अमेरिका से, ना यूरोप से। अमेरिका को हड़का दिए सीधे कि ठीक है, पाकिस्तान मिसाइल मारने वाला, हमारे पास भी, हम भी मारेंगे। पाकिस्तान कितनी मिसाइलें मारेगा यार? हिंदुस्तान को छोटा मोटा देश है क्या? कितनी मिसाइलें मारेगा और कितनी जगह मारेगा जो पूरा हिंदुस्तान ख़त्म करना है उसको। यहाँ से 4 या 5 मिसाइल की ज़रूरत है, पूरा पाकिस्तान यूँ ख़त्म, चुटकी बजाते, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो अब आप देखिए कि उस समय अमेरिका जो है एंटी इंडिया था, उसने हमें नेविगेशन सिस्टम नहीं दिया यूज़ करने के लिए, और पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन करके हमें बोल रहा है कि भाई युद्ध जो है आप ख़त्म कर दो, नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये वही दोगला अमेरिका है जो आज इंडिया के पीछे पीछे घूमता है। अभी आपने रिसेंटली एक G20 का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी जा रहे हैं और पीछे से जो बाइडन दौड़ते हुए आ रहा है उनसे हाथ मिलाने के लिए। ये है इंडिया की पावर। और आज अगर आज क्या मतलब कितनी सालों से पाकिस्तान का कोई नेता कहीं जाता है तो कोई फटे पत्ते भी नहीं पूछता उसको। उनका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, राष्ट्रपति का तो हमने कभी नाम नहीं सुना, प्रधानमंत्री का चलो सुनते रहते हैं। कहीं जाता है कोई ने फटे पत्ते के भाव पे नहीं पूछता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को ना
जब से पाकिस्तान बना है शुरू से आज तक, इन्हें एड के पैसों पे, भीख के पैसों पे जीने की आदत है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन तो वॉर ख़त्म होगा, अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान छोड़ के चला जाएगा, हमें डॉलर मिलना बंद हो जाएंगे, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी आमदनी बनी रहे। हम यहाँ पे बिज़नेस ओपन करें, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, हम यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पब्लिक को दे। किसी ने नहीं सोचा। और सबसे बड़ी गड़बड़ी जो पाकिस्तान की, जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, जितने भी इनके आर्मी चीफ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आर्मी चीफ जो है वो अपना टेन्योर आर्मी में ख़त्म करने के बाद यार पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। कोई लंदन में, कोई दुबई में, कोई सऊदी अरेबिया, कोई अमेरिका निकल जाते हैं। और बाकायदा इनके पास पासपोर्ट होते हैं, डबल पासपोर्ट। वहाँ पे पाकिस्तान में रूल है कि आप पाकिस्तान का भी पासपोर्ट रख सकते हैं, यू कैन हैव वन मोर पासपोर्ट। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है डबल पासपोर्ट रखना, भूल जाइए। अगर आप जाके अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। राइट, हो गया बाहर, देश से बाहर, ख़त्म। अब आप हमारे लिए अमेरिकन हो। तो इन लोगों ने जो भी इनको स्टार्टिंग से भीख मिलती रही, पहली बात तो करप्शन बहुत था। करप्शन तो इंडिया में भी बहुत था यार, कांग्रेस ने भर भर के करप्शन करी है आज तक। अगर अभी का हम देखें, मोदी सरकार 8 साल, 2014 से 2022 8 साल, अटल जी की सरकार 5 साल, 8 और 5 13, टोटल 75 साल आज़ादी के। इसमें से आप 13 साल निकाल दीजिए, 62 साल कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज, इन लोगों ने ही भारत पे राज किया है। और भर भर के करप्शन तो भर भर के किया है। चलिए इस बारे में भी हम कभी बाद में बात करेंगे, इंडिया के बारे में भी आएंगे। इंडिया कभी खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का खोलने के लिए बैठे हैं, खोलेंगे इंडिया की भी। तो यही वो रीज़न था जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा था ना, कि अर्ली 90s में पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। तो इसका रीज़न यही था कि अनाप शनाप पैसे आते थे बाहर से, डॉलर्स आते थे, एड मिलती, भीख मिलती। तो इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी जो इकोनॉमी है बस स्टेबल रहती थी, ऐसी थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती थी। इनको पैसा मिलता रहता था, ये बढ़िया बाहर से अच्छे अच्छे हथियार खरीदते थे इंडिया पे हमला करने के लिए। बहुत सारे क्या कहते हैं, आतंकवादी गुटों को इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया और आज भी दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में जो इनका गिलगिट बाल्टिस्तान में जो एरिया है, जहाँ पे हमारी एयरफोर्स जाके फोड़ के आई थी इनको, वहाँ पे आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी चल रहा है, लेकिन लेवल उसका बहुत बहुत डाउन हो चुका। पहले बहुत हाई पीक पे था, अब ख़त्म हो चुका, क्योंकि अब दम नहीं रहा पाकिस्तान में, अब पैसा नहीं रहा, कहीं से भीख मिल नहीं रही है। दिक्कत ये है। एक बात और है, अगर आप जानकार लोगों से बात करेंगे, मैं तो बहुत ही छोटे लेवल का जानकार हूँ, बड़े लेवल हमारे, अगर आप आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड आर्मी जनरल जो हैं, या आर्मी पर्सनल्स, जनरल, मेजर, जो भी, लेफ्टिनेंट, किसी से अगर आप मिले और कभी बात करें तो वो आपको यही कहेंगे कि पाकिस्तान आज चुप बैठा है ज़रूर। यस, और वो चुप क्यों बैठा है? क्योंकि जो सडनली अमेरिका
अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो हमारा बैकयार्ड है, अब जो है अफ़गानिस्तान हमारे इशारे पे नाचेगा, हम अफ़गानिस्तान चलाएंगे, हम अब जो कहेंगे अफ़गानिस्तान वो करेगा। तालिबानियों ने इनकी चड्डी उतार दी है, पाकिस्तानियों की चड्डी उतार दी। इनको बोले साले तुम दूर रहो। पहले जिस समय इमरान खान वहाँ का प्रधानमंत्री था तो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगता था कि यार तालिबानियों को कुछ दे दो, इनको कुछ आप एड दे दो, भूखे हैं, ये है वो है, मदद करो कंट्री को बनाने में, जो भी उसका रीज़न था। तालिबानियों ने टीवी में आके सीधा बोल दिया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। अब ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल अफ़गानिस्तानी मानते नहीं है, कोई भी अफ़गानिस्तानी हो, चाहे वो तालिबानी आतंकवादी हो या एक नॉर्मल अफ़गान हो, नहीं मानते। अफ़गानिस्तान से अमेरिका के भागने के बाद, भागना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे भागना ही कहते हैं, निकलना नहीं कहते, ठीक है। अगर निकलना होता तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इन लोग निकलते और अपने पूरे हथियार, अपने पूरे एसेट्स लेके जाते। अमेरिका वहाँ से भागा है। अमेरिका के भागने के बाद जब तालिबान वहाँ की गद्दी पे बैठ गया और इन्होंने जब पाकिस्तान के थोड़े से स्क्रू कसना चालू किए ना, तो इन लोगों ने एक हरकत की है कि ये पूरा अपना ड्यूरेंट लाइन जो इनका बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे इन्होंने तार लगाना शुरू किए कि भाई तुम उधर, हम इधर, हम पाकिस्तान, तुम अफ़गानिस्तान। तालिबानियों ने जाके उस बाड़ को, उस पार्टीशन को तोड़ दिया और कितने ही सैनिक इनके मार दिए, और हर दिन मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार के छोड़ दिए, आज भी मर रहे हैं। हाँ, ये है कि उसका डेटा बाहर नहीं आता, अलग बात है। ये भी छोटा चाइना ही है पाकिस्तान, लेकिन तालिबानियों ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी मार के रखे हैं। इसलिए पाकिस्तानी अभी इधर कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अमेरिका अफ़गानिस्तान पे वापस आया, और आएगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 नहीं 10 साल, 10 नहीं 20 साल बाद आएगा ज़रूर, उस समय पाकिस्तान की जेब में आएंगे फिर से डॉलर, और ये हरकत पाकिस्तान फिर से शुरू करेगा। पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ जिसको बोलते हैं ना, वो है, टेढ़ी पूंछ, जिसे अब 12 नहीं 15 साल भी अगर उंगली में डाल के रखो कभी सीधी नहीं होने वाली है। ये हरकत करेंगे, फिर से करेंगे, ये नहीं सुधरने वाला है। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन कि अर्ली 90s में पाकिस्तान क्यों स्ट्रांग था, 2000 आते आते डाउन हो गया। तो यही रीज़न था जो हमेशा से हिंदुस्तानियों ने ये माना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, बट एक्चुअली में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है हमसे लड़ने की। जब तक उसको भीख मिलेगी वो तब तक लड़ेगा, जब उसको भीख मिलना बंद हुई वो सीज़ फायर कर देगा। क्योंकि देखिए, युद्ध लड़ना कोई मजाक नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा होते हैं पर डे के हिसाब से। इट इज़ नॉट ईजी to have a war with any country, even a small war.
बहुत तगड़ा खर्चा होता है। पाकिस्तान में आज दम नहीं है, कल अगर हुआ तो ये वापस आएंगे। हो सके तो इससे पहले ही हिंदुस्तान को इनका इलाज कर देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द चैप्टर नंबर 3 के साथ। सो गुड नाइट, नमस्कार, जय श्री राम।